हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम क्लास 8 का हिस्ट्री की बुक पार्ट सेकेंड भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। तो अंग्रेज फ्रांसीसी व अन्य यूरोपियों की तरह भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन धीरे धीरे भारत में अपना राज्य स्थापित कर लिया। इसके लिए उन्होंने कौन कौन से तरीके अपनाए यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की शक्ति धीरे धीरे क्या होने लग गई थी, कम होने लग गई थी, क्षीण होने लग गई थी। प्रांतीय एवं क्षेत्रीय शासकों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। इसमें बंगाल यानी कि जिसके अंतर्गत बिहार और उड़ीसा था, अवध हो गया, हैदराबाद हो गया, मैसूर हो गया और मराठा प्रमुख थे। मुगल बादशाह का नियंत्रण नाम मात्र का रह गया था। इसी सदी में यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच विश्व में उपनिवेशों व व्यापार से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए कई वर्षों तक निरंतर युद्ध होते रहे। दोनों देशों से व्यापारी इतने अमीर हो गए थे कि अपने अपने देश के शासन में भी इनका बोलबाला था। यहाँ तक कि इंग्लैंड और फ्रांस के राजा अपने अपने देश की कंपनियों का पूरा समर्थन करते थे और उन्हें मदद देते थे। उपनिवेशवाद राज्य क्या है और यह दूसरे देश की उन्नति में किस प्रकार सहायक होते हैं, यहाँ पर बताया गया कि जब एक देश जैसे कि इंग्लैंड के लोग किसी दूसरे देश जैसे कि भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं, तब दूसरा देश पहले देश का उपनिवेश बन जाता है। तो ये रहा उपनिवेश राज कैसे बन जाता है, जब एक राज्य दूसरे पर अपना शासन करे या अपना वर्चस्व स्थापित कर ले तो दूसरा देश क्या बन जाता है, उपनिवेश राज्य बन जाता है और पहला राज्य दूसरे राज्य का सर्वे सर्वा बन जाता है। कैसे? क्योंकि सारी चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक, सारी की सारी चीज़ें क्या है, जिसने अपना वर्चस्व स्थापित किया है उसके कंट्रोल में आ जाती हैं और जिससे क्या है, जो दूसरा देश है वो क्या कमज़ोर होने लग जाता है धीरे धीरे। तो ये रहा उपनिवेश राज्य। आगे है मुख्य देश जो है यानी कि इंग्लैंड उपनिवेश राज्य के सभी संसाधनों पर अपने हित में करता है। मतलब कोई भी हमें खर्च करना है तो यहाँ से ही पैसा जाएगा, कोई चीज़ हमें डेवलप करनी है तो पैसा कहाँ से, यही देश हमें देगा। तो इस तरह से जो है अपने हितों में उनके संसाधन का प्रयोग करने लग जाता है, जिससे मुख्य देश यानी कि पहला देश क्या होने लग जाता है, उन्नति करने लग जाता है, जबकि उपनिवेशवाद दूसरा देश अवनति की ओर जाने लग जाता है। आगे है भारत को अंग्रेजों ने अपना उपनिवेश राज्य क्यों बनाया। अब क्यों बनाया, इसके पीछे बहुत सारे कारण है। सबसे पहले है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के दौरान कारखाने लग गए थे, तो कारखाने लग गए थे तो उनको कच्चे माल की आवश्यकता थी, अतः वो भारत को सिर्फ कच्चे माल की पूर्ति का साधन बनाना चाहते थे। साथ ही इंग्लैंड अपने यहाँ का बना सस्ता कपड़ा तथा दूसरा सामान भारत के ऊंचे दामों पर बेचना चाहते थे, जिससे वे भारत में बुना हुआ कपड़ा यूरोप में बेचकर मालामाल होते रहें। आगे है वे भारत में कई जरूरी फसलें उगाकर उन्हें दूर दूर बेचते थे, जैसे नील, पटसन, अफीम, गन्ना, चाय, कहवा। तो यहाँ पर जो ज़रूरी फसलें थी उनको और कहीं बेच कर क्या है ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा या पैसा कमाना चाहते थे। ये भी कारण थे। उन्होंने व्यापार की ये सब चीज़ें लाने वाले जाने के लिए भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रेलवे लाइन बिछाई और सड़कें बिछाना भी शुरू कर दिया। इसके लिए वे लोहा, कोयला आदि खनिजों की खदानें खोदना चाहते थे। वह जंगल से लकड़ी का व्यापार करना चाहते थे। ये सब करने के लिए उन्हें भारत में जगह जगह अपने अधिकारी रखने और भारत के लोगों पर अपना नियंत्रण रखने की जरूरत महसूस हुई। आगे है उद्योगों को बढ़ाने के लिए चलाए गए विशेष अभियान को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। तो औद्योगिक क्रांति क्यों आई, क्योंकि वहाँ पर मशीनें डेवलप हो गई थी और उसके लिए क्या है कच्चे माल की आवश्यकता ज़्यादा से ज़्यादा थी, ताकि वहाँ जो मशीनें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा माल को तैयार कर सके और वो जो माल तैयार है वो फिर बिकने के लिए उन्हीं राष्ट्रों में आ सके। तो यही था
यहाँ पर उद्योगों को बढ़ाना और बढ़ावा देने के लिए चलाए गए विशेष अभियान को क्या कहा गया? औद्योगिक क्रांति कहा गया। आगे है यहाँ पर, अब किस प्रकार से यहाँ पे एक चक्र दिखाया है कि किस प्रकार से जो चीज़ें हैं वो जाती हैं भारत से। तो भारत में कपास की पैदावार जो है, यहाँ से देखते हैं, तो भारतीय बुनकर विदेशी कारखानों का मुकाबला नहीं कर पाए। कारखाने में कपड़ा जल्दी बनता था तथा उसकी लागत भी कम आती थी। तो एक ये भी कारण था कि जब औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में नहीं हुई, उससे पहले जो भारत का कपड़ा था वो बहुत ही अच्छे दामों में बिकता था, बहुत ही उसकी मतलब जो है बहुत मांग थी मार्केट में। तो ये भी एक कारण था कि यहाँ से जो है सारे देशों का जो पैसा है वो भारत में चांदी आती थी। तो उन्होंने खुद सोचा कि हम माल जो है यहाँ पर ही तैयार करें और वहीं हम बेचें, जिससे जो बुनकर हैं, भारतीय बुनकर, वो क्या हो जाएंगे, वो यहाँ से हट जाएंगे। तो यहाँ पर कारखानों में कपड़ा जल्दी बनता था और उसकी लागत भी कम आती थी, जबकि भारतीय बुनकरों को हाथ से कपड़ा बनाने में काफ़ी समय लगता था और उसके कपड़े की बिक्री काफ़ी कम दाम में होने लग गई और भारतीय बुनकरों की दशा क्या हो गई? खराब हो गई। और यहाँ पर भारत में कपास की पैदावार होती थी और फिर वो भारत में कपास कच्चे माल इंग्लैंड भेज देता था और फिर इंग्लैंड के कारखानों में कच्चे माल से कपड़ा बनता था और फिर यही कपड़ा क्या है, अंग्रेज एजेंट जो है भारतीयों को महंगे दाम पर कपड़ा बेचा जाता था। आगे देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी नील, कॉफ़ी, चाय के बागान भारत में लगाती थी और इन फसलों को सस्ते दाम में खरीद कर अपने जहाज़ों से इंग्लैंड के कारखानों में बेचती थी। अंग्रेज इंग्लैंड के कारखानों से तैयार माल जैसे कि कपास के कपड़ा, चाय पत्ती, कपड़ा रंगने के लिए तैयार नील आदि जहाज़ों के माध्यम से भारत एवं यूरोप में अधिक दाम में बेचते थे। उन्होंने व्यापार की यह सब चीज़ें लगाने व ले जाने के लिए रेलवे लाइन और सड़कें, दूरसंचार आदि की व्यवस्था की। इससे व्यापार में तेजी आई और उनका दिन पे दिन मुनाफा बढ़ता गया। ये सब करने के लिए उन्होंने भारत में अपने अधिकार रखे और भारत में अपना वर्चस्व क्या किया? कायम किया। आगे है बच्चों, आपकी समझ में मुनाफा कमाने के लिए पैसे का उपयोग किस प्रकार करना ठीक होगा? पैसे को घर में रखना या बैंक में जमा करना, सोना चांदी खरीदना या उद्योग में लगाना? तो यहाँ पर बच्चों के लिए समझाने के लिए दिया गया है। आगे देखते हैं, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे से लंबे समय तक लड़ती रही। तो फ्रेंच और जो इंग्लैंड है, दोनों में युद्ध होते हैं, कर्नाटक युद्ध होते हैं और इस तरह से क्या है, दोनों में युद्ध होते रहते हैं लंबे समय तक। एक कंपनी इस कोशिश में रहती है कि दूसरे को भारत से हटा दी जाए, मतलब यहाँ से भारत से हटा ही दिया जाए बिल्कुल और मेरा ही वर्चस्व क्या हो जाए? कायम हो जाए। इसके लिए दोनों ही कंपनियां अपने अपने देश में और इंग्लैंड व फ्रांस से सैनिक बुलवाने लग गई थीं। तो यहाँ पर एक लॉर्ड क्लाइव और बंगाल के मीर जाफर से मिलते हुए आगे देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने के लिए लॉर्ड क्लाइव का विशेष योगदान है। तो लॉर्ड क्लाइव ने ही ईस्ट इंडिया कंपनी को बढ़ाने का योगदान दिया जाता है, श्रेय दिया जाता है। दूसरी ओर डुप्ले ने फ्रांसीसी कंपनी का नेतृत्व किया। तो दोनों ही देश जो है अपने शक्तियां बढ़ाना चाहती थी। आगे है भारत के राज्य और विदेशी कंपनियों की सेना। भारत के राजा और नवाब अपना अपना राज्य बढ़ाने के लिए एक दूसरे पर हमला करने में लगे रहते थे। उसमें इनमें उत्तराधिकारी संबंधी युद्ध भी होते थे और वे इन विदेशी कंपनियों की सहायता लेने से नहीं हिचकिचाते थे। दोनों कंपनियां इन झगड़ों में अपनी टांगें अड़ाने लगी थी, मतलब एक तरफ इंग्लैंड है, एक तरफ फ्रांस है और भारत में उत्तराधिकारी संबंधी क्या है? युद्ध हो गए। तो इस उत्तराधिकारी संबंधी युद्ध में दोनों ही भाग लेंगे और अपनी अपनी विजय के लिए क्या करेंगे? संघर्ष भी करेंगे, क्योंकि जिस
उत्तराधिकार है कि जिस तरफ की अगर इंग्लैंड वाले जीतते हैं तो वहाँ पर अपने अपने अनुसार वहाँ पर राजा नियुक्त करेंगे, और जो फ्रांस जीता है तो वो अपने अकॉर्डिंग क्या है राजा नियुक्त करेगा, जिससे उनके जो व्यापार है उसमें मुनाफा मिल सके या फिर उसको बढ़ावा मिल सके। दोनों कंपनियां इन झगड़ों से अपनी टांगें अड़ाने लगी। अगर कंपनी किसी राजा या नवाब के साथ देने को तैयार हो जाती थी और उनकी अपनी सेना उनके लिए लड़ने भेज देती थी तो राजा या नवाब की ताकत बहुत बढ़ जाती थी। ये भी था कि उत्तराधिकार में अगर उन लोगों ने यूरोपीय शक्तियों का अपनी तरफ ले लिया तो उनकी क्या है शक्ति बढ़ जाती थी। यूरोपीय सेनाओं का बड़ा दबदबा उस समय हुआ करता था। आगे है इनके पास बंदूकें थी और जो भारतीयों के पास थे उन पे भाला तलवार हुआ करते थे, तो इस वजह से क्या है उन्होंने इनका सहयोग लिया यूरोपीय देशों का। यूरोपीय सेनाओं के पास बेहतर नौसेना, तोपें और बंदूकें थी। यूरोपीय सैनिक नियमित अभ्यास मतलब डेली उनकी क्या हुआ करती थी परेड हुआ करती थी, और ड्रिल के साथ साथ अनुशासित भी थी। इन विशेषताओं के कारण यूरोपीय सेना का पलड़ा जो है भारतीय सेनाओं से भारी रहने लगा। राजाओं की सैनिक ताकत बढ़ने के बदले में कंपनियां उनसे व्यापार की कई रियायतें लेने लग गई थीं। राजा कंपनी की सैनिक सहायता के बदले से उन्हें बहुत अधिक भेंट जो है धन के रूप में दिया करते थे। यह धन जो है कंपनी के व्यापार में काम आता था। कई बार कंपनी राजा से उनके राज्य का एक बड़ा इलाका भेंट में ले लेती थी। आगे है उस इलाके के गांव शहरों से कंपनी लगान वसूल करती थी और लगान से मिले धन से व्यापार करती थी। इस तरह मिले धन से कंपनी अपनी सेना का खर्च भी चलाने लगी थी। भारत में जमीन लेकर इन कंपनियों ने अपनी अपनी कोठियों की किलेबंदी भी की थी, तो और भारत में एक दूसरे से कई युद्ध लड़े थे। उनके द्वारा दक्षिण भारत के कर्नाटक क्षेत्र में 1746 से लेके 1763 ईस्वी में 3 युद्ध लड़े गए थे। जैसे कि मैंने पहले यहाँ पर बताया था कि कर्नाटक युद्ध हुए थे दोनों इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, तो कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। और अंत में 1760 में वाणिवाश के युद्ध में फ्रांसीसी जो है अंग्रेजों से परास्त हो गए, तो वो सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित रहे। तो पहला युद्ध हुआ था 1746 से लेकर 48 तक। दूसरा होता है 1749 से लेके 54 ईस्वी तक। और तृतीय जो है कर्नाटक युद्ध होता है 1756 से लेके 63 ईस्वी तक। आगे देखते हैं राज्यों और नवाबों को अंग्रेजों से खतरा। तो किस तरह से था कंपनी को भेंट देने और सेना का खर्च उठाने से भारतीय राजाओं का बहुत बोझ पड़ने लग गया था। राजा व नवाब व्यापार के खिलाफ नहीं थे, परंतु वे अपने राज्य में किसी और की सेना ताकत नहीं बढ़ने दे सकते थे। उन्होंने कंपनी की सैनिक ताकत पर रोक लगाने की कोशिश की। अस्त्र शस्त्र सैनिक बल किलेबंदी के सहारे होने वाला व्यापार कोई साधारण व्यापार नहीं रहा। भारत के राजाओं और नवाबों को यह बात बड़ी खतरनाक लगी कि उनके राज्य में किसी दूसरे देश के लोग सेनाएं रखें, युद्ध लड़ें, किले बनाएं और अपनी सैनिक शक्ति की धाक जमाएं। वे कंपनी की दूसरी बातों से भी परेशान रहते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के राजाओं के राज्य का फायदा उठाना। तो किस प्रकार से फ़ायदा उठाया कंपनी ने? कंपनी के कर्मचारी अपना निजी व्यापार भी कर रहे थे। वे अपने माल को कंपनी का माल बता देते थे और कर नहीं चुकाते थे। इस तरह कंपनी तो धनवान हो रही थी, उसके कर्मचारी और अफसर भी निजी रूप से मालामाल होकर भारत से लौटते थे। कई भारतीय व्यापारी व सेठ थे जो कंपनी के व्यापार में मदद करते थे। वे भी अपने माल को कंपनी का माल बताकर कर देने से बच जाते थे। कंपनी की आड़ में राज्यों में लूटपाट धोखाधड़ी हो रही थी। अब कंपनी कारीगरों से जोर जबरदस्ती से बहुत कम कीमत पर माल खरीदने की कोशिश करती रही। आगे है जो इलाके कंपनी को भेंट में मिलते थे उनके किसानों की भी हद से ज़्यादा वसूल लगान करने की कोशिश होती रहती थी। आगे जब राजा इन बातों का विरोध करते तो अंग्रेज उनसे लड़ पड़ते थे। उस राजा को हटाकर वे किसी और व्यक्ति को राजा बना देते थे जो उनके व्यापार के तरीकों पर रोक ना लगाए। आगे है 1760
6 में अलीवर्दी खां की मृत्यु होने के बाद उनका पुत्र जो है सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बनता है। सत्ता संभालते ही उसे घरेलू और बाहरी शत्रुओं का सामना करना पड़ा। नवाब ने इन विरोधियों को बंगाल के कुछ धनी सेठों का समर्थन भी प्राप्त था। अवसर पाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब के विरोधियों की साजिशों में भाग लेना आरंभ कर दिया। इस समय यूरोपियन कंपनी शाही फरमान द्वारा ही व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग कर रही थी, साथ ही कोलकाता स्थित अपनी बस्तियों की किलेबंदी भी करने लगी थी। जब सिराजुद्दौला को इनकी सूचना मिलती है तब अंग्रेज व्यापारियों द्वारा की जाने वाली सैन्य तैयारियों पर प्रतिबंध लगाया। अंग्रेजों ने नवाब के आदेशों की अवहेलना की। इससे क्रुद्ध होकर नवाब ने अंग्रेजों के गढ़ कोलकाता पर आक्रमण कर दिया और उन्हें परास्त कर दिया। जब इस घटना का समाचार चेन्नई यानी कि मद्रास पहुंचा तब क्लाइव एक नौसैनिक बेड़े के साथ कोलकाता पहुंचा। कोलकाता पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो गया। नवाब तथा अंग्रेजों के बीच अलीनगर की संधि होती है, 9 फरवरी 1757 को होती है। इस संधि के अनुसार कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा बिना चुंगी दिए व्यापार करने का अधिकार यहाँ से प्राप्त हो गया। आगे देखते हैं, किंतु क्लाइव इतने में संतुष्ट नहीं था। वह बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। अतः क्लाइव ने नवाब के विरोधियों से साठगांठ करना शुरू कर दिया। नवाब का सेनापति मीर जाफर स्वयं बंगाल का नवाब बनना चाहता था और उसके विश्वासघात करके अंग्रेजों से जा मिला। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने और मीर जाफर से ने अंग्रेजों को हर प्रकार सुविधा देने का वचन दे दिया। इस षड्यंत्र में राय दुर्लभ, जगत सेठ और अमीर चंद नामक व्यापारी भी व्यापारिक लाभ में शामिल हो गए। इस षड्यंत्र की योजना पक्की होते ही क्लाइव ने सिराजुद्दौला को एक कूटनीतिक पत्र लिखकर उस पर संधि की शर्तों को भंग करने का आरोप लगाया। इस संधि के उल्लंघन हेतु उसे दंडित करने के लिए वह एक बड़ी सेना लेकर बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद की ओर चल पड़ा और यहाँ पर होता है प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में। जब नवाब को इसकी सूचना मिली तब उसने प्रतिरोध करने हेतु अपनी सेना के साथ क्लाइव के विरुद्ध जो है कूच कर दिया। 1757 में प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला और क्लाइव की सेना आमने सामने हुई। नवाब ने अपने सेनापति मीर जाफर को अंग्रेजों पर आक्रमण की पहल करने को कहा, किंतु मीर जाफर निष्क्रिय खड़ा रहा। आगे है, इसने सिराजुद्दौला को उसके विश्वासघात का आभास हो गया और वह षड्यंत्र से बचने के लिए लड़ाई का मैदान छोड़कर भाग गया। नवाब के भाग जाने से उसकी सेना में भगदड़ मच गई। अंततः नवाब को बंदी बना लिया गया और मीर जाफर के पुत्र ने उसकी हत्या कर दी। मीर जाफर ने अंग्रेजों ने धोखा देने से पुरस्कार में बंगाल का नवाब बना दिया और मीर जाफर ने अंग्रेजों को बहुत सा धन व जागीर दी। मीर जाफर महत्वाकांक्षी तो था, किंतु वह स्वतंत्रता पूर्वक शासन नहीं कर सका। उसने अनुभव किया कि अंग्रेज उसे मात्र एक कठपुतली की ही तरह नामधारी शासक के रूप में रखना चाहते हैं। अंग्रेजों ने उसे सुनिश्चित आय का साधन बना लिया और उसे धन वसूलने लगे। कंपनी के एजेंट तथा दलालों ने भ्रष्टाचार से आर्थिक लूट की कार्यवाही शुरू कर दी। फलतः नवाब का खजाना जो है खाली हो गया और वो आर्थिक संकट में पड़ गया। अतः वह अंग्रेजों की बढ़ती मांग पूरा करने में असमर्थ हो गया। उससे आर्थिक शोषण व उत्पीड़न के फलस्वरूप किसानों तथा दस्तकारों में असंतोष व्याप्त हो गया। इस राजनीतिक व आर्थिक अव्यवस्था से ऊबकर वह अंग्रेजों से छुटकारा पाने का उपाय सोचने लगा। इसी बीच 1760 में अंग्रेजों ने उसे गद्दी पर उतार कर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। अंग्रेजी सेना का खर्च चलाने हेतु उसको बर्दवान, मिदनापुर, चटगांव के जिले जो है अंग्रेजों को देने पड़ गए थे। आगे है, मीर कासिम एक योग्य शासक था। वह अंग्रेजों बंगाल की दशा सुधारना चाहता था। उसने विरोधी अमीरों का दमन किया और अपनी सेना में आवश्यक सुधार किया। मुंगेर में तोड़दार बंदूकों और तोपों को बनाने का कारखाना स्थापित किया। सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए उसने सैनिक प्रशिक्षण हेतु यूरोपीय अधिकारी नियुक्त किए। उसने समरू नामक एक जर्मन को अपना सेनापति नियुक्त किया। उसने अंग्रेजों के व्यापार पर भी प्रतिबंध लगाने का साहस किया। अंततः अंग्रेजों ने अप्रसन्न होकर उसे हटा देने का निश्चय
किया। मीर कासिम अंग्रेजों की नीयत से परिचित है, वो है सावधान रहता था, अतः उसने राजधानी जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर यानी कि आधुनिक बिहार में स्थानांतरित कर दी और उसकी किलेबंदी क्या कर दी, आरंभ कर दी। उधर अंग्रेजों ने प्रतिशोधात्मक कार्यवाही करते हुए सैन्य बल के द्वारा मीर कासिम के विरुद्ध कदम उठाया तथा उसे गद्दी से हटाकर मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बनाने का निश्चय किया। मीर कासिम इस अपमानजनक व्यवहार से आग बबूला हो गए। उसने अपनी सेना संगठित कर अंग्रेजों से लड़ाइयाँ लड़ी, किंतु वह पराजित हुआ। वह भागकर अवध में शरण लेने को विवश हुआ। अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल बादशाह शाह आलम के साथ उसने अंग्रेजों के विरुद्ध एक गठबंधन कर लिया। अब यहाँ पर जो है बक्सर का युद्ध जो 1764 ईस्वी में उपयुक्त तीनों की संयुक्त सेनाओं का अंग्रेजों की सेना के साथ 1764 में बक्सर के मैदान में भीषण संग्राम होता है, परंतु अंग्रेजों को सफलता मिलती है। मीर कासिम युद्ध भूमि से भागने पर क्या हो गया, विवश हो जाता है। आगे देखते हैं। अंग्रेजों ने एक बार फिर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया, मतलब जो पहले था मीर कासिम को बना दिया और मीर कासिम को हटा दिया और मीर कासिम को क्या है, जाफर को दोबारा से बना दिया। बक्सर के युद्ध का भारतीय इतिहास में बहुत महत्व है। अंग्रेजों की इस विजय से न केवल मीर कासिम की शक्ति छिन्न भिन्न हो गई थी, बल्कि अवध भी अंग्रेजों के सैन्य व राजनीतिक प्रभुत्व में आ गया था। जहां प्लासी की जीत ने अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति मजबूत की, वहीं बक्सर की जीत ने अंग्रेजों के पैर भारत में और मजबूत कर दिए। बक्सर के युद्ध के बाद क्लाइव ब्रिटिश गवर्नर बनकर भारत आया। उसने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ इलाहाबाद की 2 संधियां की। इन संधियों में इस प्रकार शर्तें थीं। तो एक संधि ये है 12 अगस्त को और एक 16 अगस्त है या 10 तक। तो ये 2 संधियां होती हैं। प्रथम संधि देखते हैं। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने शाही फरमान द्वारा अंग्रेज कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। वे इन प्रांतों से भू राजस्व वसूली के अधिकार हो गए। दूसरा है मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए की आर्थिक पेंशन अंग्रेजों ने देना स्वीकार किया। अब यहाँ पर कंपनी ने कड़ा और इलाहाबाद के जिले जो है अवध के नवाब से लेकर मुगल बादशाह को दे दिया। अवध का शेष भाग जो है इलाहाबाद एवं कड़ा को छोड़कर अवध के नवाब शुजा-उद-दौला को वापस कर दिया। नवाब ने कंपनी को 50 लाख रुपए युद्ध हार जाने के रूप में दे दिया। इसी प्रकार क्लाइव ने बंगाल के नवाब से एक संधि की, जिसके अनुसार बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की। इसके अंतर्गत प्रशासन का दायित्व नवाब के कंधों पर डाला गया तथा राजस्व वसूली का अधिकार कंपनी ने अपने हाथों में ले लिया। इस प्रकार भारत पर प्रभुत्व जमाने के लिए अंग्रेजों ने भारतीय सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक ढांचे पर अपना वर्चस्व स्थापित किया और भारत को अपना उपनिवेशिक राज्य बना लिया। आगे अंग्रेजों ने व्यापार के लिए भारत की क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण थीं। तो यहाँ पर चुंगी में छूट तथा सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की छूट, जिससे उनका सामान दूसरों से सस्ता हो। व्यापार में मनमानी करके भारतीयों को अपना सामान सस्ता बेचने, कंपनी का माल महंगा खरीदने, प्रतिद्वंदी यूरोपीय व्यापारियों को बाहर रखने तथा कंपनी का व्यापार जो है भारतीय राजाओं की नीतियों से स्वतंत्र रहकर जारी रखने के लिए मजबूत करना आदि था। बंदरगाहों के पास किलेबंदी करना, पट्टे पर प्राप्त स्थान का प्रशासन चलाना तथा अपने साथ लाए हुए सोने चांदी से भारतीय सिक्के ढालने की अनुमति क्षेत्रीय शासक से प्राप्त करना था। इसके बदले क्षेत्रीय राज्य को बंदरगाह से प्राप्त चुंगी का आधा हिस्सा राजा को देना था। आगे है ब्रिटिश कंपनी भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के लिए भारतीय राजाओं के साथ इन्हीं हथकंडों का इस्तेमाल कर बड़ी चतुराई के साथ अपना राज्य
बढ़ाती रहती। इस तरह से एक ऐसा वक्त आया जब अंग्रेज भारत के राजाओं व नवाबों को हटाकर खुद शासन चलाने लगे। समय समय पर आवश्यकता अनुसार अपनी नीतियों में बदलाव, शर्तों को तोड़ना, भारतीय राजाओं पर आक्रमण, क्षेत्रीय राजनीति में दखलंदाजी, राजाओं के साथ कुचक्र, फूट डालना, आपस में लड़ना आदि तरीकों का निर्जलता पूर्वक प्रयोग करते रहे। अंग्रेजी शर्तों के अधीन क्षेत्रीय राजाओं का क्रोध कोष जो है खाली होता गया। उन्हें राजकाज एवं विकास कार्यों को करना मुश्किल हो गया। राज्य की आमदनी अंग्रेजों के हिस्से में जाती रही और खर्च की जिम्मेदारी राजा उठाते रहे, और राज्य में जनता की तकलीफ के लिए राजा जिम्मेदार ठहराए जाने लगे। आगे इस स्थिति का कोई भी राजा विरोध नहीं कर सकता था, क्योंकि उनमें अंग्रेजों के विरोध की शक्ति नहीं थी और ना ही आपस में एकता थी। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए अंग्रेज एक एक करके समस्त क्षेत्रीय शक्तियों का कमजोर कर कठपुतली की तरह नचाते रहे और अपने अधीन करते रहे। अंत में प्रमुख रूप से अवध, बंगाल और दिल्ली पर शासकों पर अपना अधिकार जमाया। अब यहाँ पर एक फरमान है और दस्तक। तो फरमान क्या थे? मुगल बादशाह द्वारा जारी किए गए आदेशों को फरमान कहते थे। इन पर शाही मोहर लगी होती थी। दस्तक जो है भारतीय राजाओं द्वारा अंग्रेजी कंपनियों को बिना कर दिए सामानों के आयात निर्यात में छूट के लिए एक दस्तक जारी करने का अधिकार जो है कंपनी को मिल गया था। तो ये था आज का लेसन कि किस प्रकार से अंग्रेज जो है भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता जो है स्थापित कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो क्लाइव ने किया था। मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर कासिम था। तो ये कुछ बहुविकल्पीय क्वेश्चन थे। तो आई होप आपको ये जो लेसन है समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।